आपके इतने सवाल आते हैं कि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, देख के सुन के पढ़ के मज़ा आ जाता है। मेरी टीम ने 2 ऐसे सवाल चूज करे हैं जो हमारे पास हज़ारों की संख्या में आए। प्रणाम, स्वागत है आपका आर्यू केतु में। और वो 2 सवाल क्या हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल ये है कि मैं हॉरोस्कोप कैसे देखता हूँ, एक बर्थ चार्ट को मैं कैसे देखता हूँ। और दूसरा आपका सवाल है कि मैं ट्रांजिट के बारे में क्यों नहीं कोई वीडियो डालता या मैं कोई बात नहीं करता। कोशिश करता हूँ आपके दोनों सवालों का जवाब देने के लिए। पहला सवाल, एक हॉरोस्कोप को, एक बर्थ चार्ट को मैं कैसे देखता हूँ। मेरी पद्धति बहुत पुरानी है, जो पराशर जी की बताई हुई पद्धति है। मैं पराशर होरा शास्त्र को पूरा फॉलो करता हूँ और एक एक गाइडलाइन जो पराशर जी ने बता रखी है, उस एक एक गाइडलाइन को बहुत डीपली फॉलो करता हूँ। जिसको मैं सिस्टमैटिक तरीके से अगर बताऊं तो उसमें 5-6 चीज़ें हैं जो मैं देखता हूं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मुसीबत के वक्त देखता हूं। मैंने जब कोई बहुत ही डीपली किसी हॉरोस्कोप में जाना होता है तब सबसे पहली चीज़ जो मैं हॉरोस्कोप में देखता हूं वो है घर, ग्रह और राशि का तालमेल। जो ग्रह की मैं बात कर रहा हूं वो उस घर में सूट भी करता है या नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर हम एनर्जी प्लैनेट मंगल की बात करें तो मंगल की एनर्जी कहां लगनी चाहिए। मंगल की एनर्जी ऐसी जगहों पे लगनी चाहिए जो कि उपाच्य घर हो। उपाच्य घर मतलब जो मेरे को जीवन में ऊपर उठाएं। 3, 6, 10 और 11 ये उपाच्य घर होते हैं। ऐसी एनर्जी अगर मेरे तीसरे भाव में आ जाए, तीसरा भाव हिम्मत का घर है। अब आप सोचिए कि आपके हॉरोस्कोप में हिम्मत के घर में काफी एनर्जी है, आप आसानी से हार मानते ही नहीं। और अगर किसी ने हरा दिया तो भी आप दोबारा कपड़े झाड़ के वापस खड़े हो जाते हो, चल भाई फिर लड़ते हैं। ऐसे आदमियों के हॉरोस्कोप को हम देख के क्या करेंगे। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जिस आदमी की डेस्टिनी में वो नहीं लिखा हुआ वो फिर भी उसको क्रिएट कर लेगा, बना लेगा। 1 बार गिरेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार हार जाएगा, 11वीं बार फिर उसमें हिम्मत होगी खड़े होने की। ये मेरा पहला सिस्टम है देखने का कि क्या प्लैनेट अपने घर, ऐसे घर में बैठे हैं जहां उसका पूरा पोटेंशियल, उसकी पूरी ताकत निकल के आ रही है। दूसरा, उसमें राशि क्या उसको ऐसी मिली है। अभी पिछले सेशन में हमने पानी के एलिमेंट की बात करी, जल तत्व की। अब सोचिए कि ये तीसरे भाव का मंगल है मगर ये इसका तत्व जल का हो गया, तो इसकी एनर्जी कम होगी। ऐसे चीजों को जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें एक प्लैनेट की रूपरेखा निकल के आती है। अब वो एनर्जी जो मंगल की थी, जो तीसरे भाव की थी, वो पानी के एलिमेंट में पड़ के थोड़ी सी कम होगी। जल तत्व में, जल तत्व की राशि है 4, 8 और 12, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन। मगर अब क्या हुआ, अब सामने से सूर्य ने देख लिया या कोई और फायरी प्लैनेट ने उसको सामने से देख लिया, कोई अग्नि तत्व ने उसको बैलेंस कर दिया। मैं हॉरोस्कोप को तत्वों के बेसिस पे एनालाइज करता। तो पहला पार्ट बड़ा क्लियर है कि घर, प्लैनेट और साइन, इनका जब तालमेल अच्छा बैठता है तो अपने आप में योग बना लेता है। एक ही ग्रह काफी है पूरे हॉरोस्कोप को संभालने की। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं वो उसके एस्पेक्ट्स को देखता हूं, कौन सा प्लैनेट किसको किस तरीके से देख रहा है।
अच्छी पोजीशन से देख रहा है, बुरी पोजीशन से देख रहा है। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रह के मारक स्थान में, कौन से ग्रह के सामने क्या पड़ा है, कौन सा ग्रह किसको बल दे रहा है। तीसरा, जो बहुत से लोग गलती करते हैं, जो मैं देखता हूं, कि आप राशि को ग्रह के साथ इक्वेट कर देते हैं। जैसे अगर मैंने शनि की बात करी और राशि शनि की है, तो शनि की राशि को आप शनि की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बात को समझिए, ग्रह और राशि ये एक दूसरे से जुदा चीजें हैं। अगर मैं शनि की बात कर रहा हूं ग्रह की, तो मैं जब उसकी राशि की बात करूंगा तो मुझे राशि के तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, राशि की नेचर के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोग इस बात में गलती कर देते हैं कि अरे शनि की राशि में आ गया ग्रह, ये कमजोर हो गया। उस राशि की अपनी एक नेचर है, मगर उसका लॉर्ड शनि है। इसका यह मतलब नहीं है कि एक्वेरियस जो कुंभ राशि है उसकी नेचर शनि जैसी होगी, बिल्कुल उसकी नेचर शनि से विरुद्ध है। बहुत से लोग यहां गलतियां करते हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि एक बहुत समझदार तरीके से अगर आपको कोई हॉरोस्कोप को एनालाइज करना है, तो आपको प्लैनेट तो बहुत सिंपल है समझना, राशिज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझनी। क्यों राशिज कॉम्प्लिकेटेड हैं? क्योंकि राशि में नक्षत्र भी राइज करते हैं। उन नक्षत्रों की वजह से उस राशि के तत्वों में फर्क आता है, उसकी लॉर्डशिप में फर्क आता है। जो हम सब चार्ट्स बनाते हैं, जिसको आप नवांशा कह लें, कुछ भी और कह लें, दशमांशा कह लें, होरा कह लें, ये सारे राशि बेस्ड हैं। इनकी डिग्रियां बहुत मैटर करती हैं कि कहां पे कौन सा ग्रह पड़ा है। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, वो है सूर्य और चंद्र की पोजीशन, उनकी स्ट्रेंथ। ऐसा मेरे गुरुजनों ने मेरे को बता रखा है, और मैंने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करा है, और मैंने सीखा भी है, और उन्होंने समझाई भी ये बात कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। किसी भी चार्ट में जब ये दो ग्रह बहुत बली हो जाएंगे, तो हॉरोस्कोप में और प्लैनेट्स कम इफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझ में आत्मिक बल इतना है, मुझ में शक्ति इतनी है कि मैं एक बुरे हालात में से भी अपने आप को संभाल सकता हूं। मेरा मानसिक बल, मेरा चंद्रमा इतना बली है कि बहुत सी मुसीबतें आने के बाद भी वो मुझे तोड़ नहीं पाई मुसीबतें। तो मैं पूरे हॉरोस्कोप को, पूरे बर्थ चार्ट को, पूरी जन्म कुंडली को एक तरफ और चंद्र सूर्य को एक तरफ रख के चलता हूं। अगर किसी का हॉरोस्कोप स्ट्रांग है और उसका चंद्रमा कमजोर है, तो उस स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा मन इतना मजबूत नहीं है कि मैं उसका फायदा उठा सकूं। मेरा हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है, मेरा चार्ट में बड़े अच्छे अच्छे योग बने हैं, बट सूर्य मेरा कमजोर है। मैं उन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ का इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे में आत्मिक बल कम है, मैं जल्दी हार मान जाता हूं। उसके बाद एक पॉइंट है जो मैं देखता हूं, वो है दशा अंतरदशा। बहुत से लोग जो समय चल रहा है, जिसको आप समय कहें कि मेरी सूर्य में गुरु की दशा चल रही है, तो महादशा में अंतरदशा क्या चल रही है, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि देखते तो हॉरोस्कोप हैं और लगन से उस दशा को लगा लेते हैं, जबकि दशा की कैलकुलेशन सारी चंद्रमा से है। तो जब आप चंद्र कुंडली लगाएंगे और दशा के बारे में बात करेंगे, तो आप सडनली देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट आने लगे। हो सकता है आपके 10वें घर की दशा चल रही हो, मगर वो चंद्रमा से छठे घर में पड़ी हो, चंद्रमा से अष्टम में पड़ी हो, और आपको ज्योतिषियों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि आपके 10वें भाव की दशा है, अब कैरियर में कोई बढ़ोतरी होगी, और पता चला कि जिस नौकरी में थे वहां पे भी इश्यूज, प्रॉब्लम शुरू हो गए। ये एक गलती बहुत से लोग करते हैं कि हम देखते दशा और उसको लगाते लगन की कुंडली से। आप जो दशा देखें उसको चंद्र कुंडली से लगाएं। मैं
बहुत सी दशाएं चंद्र कुंडली से लगाता हूँ, उसको मैं सूर्य की तरफ से भी देखता हूँ, और लास्ट पार्ट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक प्लैनेट की और डिवीजन चार्ट्स में क्या पोजीशन है। मे बी वो देखने में इस बर्थ चार्ट में वीक लग रहा है, मगर हो सकता है कि वो नवांश में स्ट्रांग हो सकता है जब मैं चंद्र कुंडली बनाऊं तो ग्रह जो कमजोर है वो बहुत मजबूत नजर आना शुरू हो जाए। और इन्हीं चीजों के ऊपर मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन को बेस करा हुआ है। मैंने कुछ टाइम पहले बात करी थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बड़ी प्रिसाइज टाइम पे देखता हूं, और वो है नक्षत्र। आप मेरे से नक्षत्रों के बारे में बहुत कम सुनेंगे। नक्षत्रों के बारे में तब मैं जाता हूं जब मेरे को किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होता है। मैं सीधा कभी भी नक्षत्र पे नहीं जाता। बहुत से लोग बात करते हैं कि ये नक्षत्र राइज करता है, मैं कभी भी नहीं। आप सुनेंगे नक्षत्र की एक हायरार्की है, उसको हैंडल करने का एक तरीका है कि ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में पड़ा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा कुंभ में पड़ा है। कुंभ अपने आप में हवा का तत्व है, इंटेलिजेंस का तत्व है। चंद्रमा अपने आप में सोचने की काबिलियत का प्लैनेट है, इमोशन का प्लैनेट है। अब मुझे जब उस इंसान की डेप्थ में जाना है कि वो क्या सोचता है, कब सोचता है, आज के इन हालातों में उसके मन में क्या चल रहा है, तब मैं नक्षत्र में जाता हूं कि कुंभ में 3 तरीके के नक्षत्र राइज करते, मंगल का, राहु का और जुपिटर का। अब एनालाइज करना है कि कुंभ अपने आप में तो एक राशि विद्वान या सोचने की राशि है, और चंद्रमा उधर पड़ा है। मगर ये आदमी सोचने में कमजोर क्यों है? हो सकता है कि इसका चंद्रमा राहु की नक्षत्र में पड़ा हो सकता है कि ये बहुत पैसे वाले की तरफ सोच रहा हो सकता है राहु बहुत स्ट्रांग पड़ा। ऐसे ही जब मैं बीमारियों के एनालिसिस करता हूं तब मुझे नक्षत्रों की जरूरत पड़ती है कि मेरे किस एग्जैक्ट बॉडी पार्ट में बीमारी आ सकती है, मुझे किस चीज का उपाय करना चाहिए। अब उपाय भी बहुत से लोग मेरे से परेशान रहते हैं कि सर आप उपाय क्यों नहीं बताते। उसके बारे में भी मैं रीजन आपको बताऊंगा कि उपाय बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एक ही उपाय कि अगर आपका सूर्य कमजोर है तो माणिक डाल लो जी सब ठीक हो जाएगी। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और जहां पे 50 प्लेटफॉर्म है। एक गाड़ी जा रही है मुंबई और वो अनाउंसमेंट हो रही है गाड़ी मुंबई निकल रही है, मुंबई निकल रही है, मुंबई निकल रही है, और आप आराम से बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मुंबई की गाड़ी में जाना ही नहीं, आपको तो चंडीगढ़ जाना है। उपाय भी इस तरीके के हैं, ट्रांजिट भी इसी तरीके का है। मैं किस चीज का उपाय कर रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक है हॉरोस्कोप। बहुत कम ऐसी जगह है जहां यूनिवर्सल उपाय चल जाते हैं, बट जब आप प्रिसाइज प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हो सकता है कि उस चीज का उपाय ना हो, प्रारब्ध में उसकी दिक्कत आनी है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर वक्त में प्रॉब्लम्स प्रारब्ध की वजह से ही आती। उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? कई बार बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हमने ये उपाय करा तो प्रॉब्लम बढ़ गई। नेचुरली वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रकृति आपके प्रारब्ध का इलाज कर रही है और आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स कई बार उपाय करने से बढ़ जाती है। इसीलिए मैं बहुत सी जगह उपायों की बात नहीं करता। तो मेरा हॉरोस्कोप देखने का ये एक तरीका है, सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा फैंसी तरीका नहीं है। और दूसरा जो आपका पार्ट था, कोई सवाल था कि मैं ट्रांजिट के ऊपर, गोचर के बारे में क्यों नहीं बात करता। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक ट्रेन में मैं बैठा हूं स्टेशन पे, और वो स्टेशन की ट्रेन जा रही है मुंबई। तो सैटर्न अगर कुंभ राशि में, शनि कुंभ राशि में आ रहा है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरा शनि से इस हालात में, इस दौरान में कोई रिलेशन ही नहीं है।
मेरे हॉरोस्कोप में शनि आज मुझे टच ही नहीं कर रहा, वो मुझे कहीं से असर ही नहीं दिखा रहा मेरे में। तो मैं क्यों परेशान हूं कि कोई ग्रह आज वक्री हो गया, कोई ग्रह आज बदल गया। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने और बहुत से लोगों ने लिखा है कि आप ट्रांजिट पे वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ भी कभी भी नहीं आपने आज तक डाला। इसी के लिए नहीं डालता क्योंकि ट्रांजिट भी बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अब बात हो रही है कि आज शनि राशि चेंज करेगा, कल राशि चेंज करेगा, फिर वो वक्री हो जाएगा, आज वो कुंभ में आ गया है, आज वो वक्री हो जाएगा। बट मेरे को जाना चंडीगढ़ है, मुझे मुंबई से कोई मतलब ही नहीं है। तो हजारों तरीके के कॉम्बिनेशंस हॉरोस्कोप में आएंगे और जाएंगे। मुझे स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट करता है, मुझे उसके बारे में बात करना ज़्यादा लॉजिकल लगता है। हमारे बहुत से मित्र हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ट्रांजिट पे डालते हैं, बट मेरी ओपिनियन ये है कि ट्रांजिट भगवान है। आपको वो कैसे रिजल्ट देगा हॉरोस्कोप में, आपका अल्टीमेट डिसीजन ट्रांजिट का है। तो जिन लोगों को शनि इफेक्ट कर रहा है उनके लिए उसका कुंभ का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। बट जिन लोगों की कोई दशा नहीं चल रही, जिनको वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज में इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो उससे बहुत से लोगों को ये वीडियो सुनने के बाद लगेगा कि जब शनि वक्री हो जाएगा तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो सब नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही, मैं वही सुबह ऑफिस जा रहा था, वही सारा काम कर रहे थे। बट कुछ लोगों को ऐसा इफेक्ट होगा कि मेरे रुके हुए काम बन गए एकदम से। कुछ लोगों को ये इफेक्ट होगा कि मेरे जो काम एकदम से चल रहे थे वो रुक गए। कईयों की बीमारियां बढ़ जाएंगी, कईयों की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो एक रीजन है कि मैं ट्रांजिट के बारे में जनरल बात इसीलिए नहीं करता क्योंकि ट्रांजिट गोचर बहुत स्पेसिफिक चीज है। आपके जिस तरह के ग्रह आज की चाल चल रही है उसमें कौन सा प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी प्लैनेट को मैटर करेगा। अदरवाइज कोई भी प्लैनेट कैसा भी बदलता जाए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अभी शनि वक्री होने वाला है, आप बहुत से लोग देखेंगे कि कुछ को उसका इफेक्ट हुआ और कुछ नॉर्मल चले गए। बट आप इसी तरह चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे मेल्स पे अपने सवाल लिखते रहिए, हम कोशिश करेंगे हर तरीके के सवाल की जवाब देने के। बट एक चीज को छोड़ के कोई भी जब स्पेसिफिक हॉरोस्कोप का सवाल होगा उसका हम जवाब नहीं दे पाते कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ये टाइम है, क्योंकि हमारे पास ऐसे हजारों क्वेरीज आती हैं और आप समझ सकते हैं कि बहुत इम्पॉसिबल होता है कि एक एक हॉरोस्कोप को पकड़ के उसके बारे में बात करें। तो अगली बार तक अपने सवाल जो इस तरीके के आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेल के थ्रू हमें लिखिए। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को टेकअप करने की, लेने की और उनका जवाब देने की। अगली बार तक प्रणाम।